हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूपीएससी डिकोड। आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग जनरल नॉलेज का बाइबल कही जाने वाली पुस्तक लूसेंट सामान्य ज्ञान इसको काफी डिटेल में कवर करेंगे। इसके हर एक फैक्ट पे हम लोग चर्चा करेंगे और वो भी चार्ट के फॉर्म में, फ्लो चार्ट के फॉर्म में, डायग्राम के फॉर्म में, क्योंकि इसे बार बार पढ़ने के बाद भी ये चीजें याद नहीं होती है, क्योंकि हम लोग बस फैक्ट्स को रटते हैं। तो उन्हीं फैक्ट्स को मैं अब डिटेल में आपको डिस्कशन करूंगा और उस पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, ताकि आप जब भी किताब पढ़ें आपके दिमाग में एक बैकग्राउंड रहे और उस फैक्ट से रिलेटेड आपके पास दूसरे इंफॉर्मेशन भी हो, ताकि आप उसे लंबे समय तक अपने माइंड में रिटेन कर पाए। सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी। और आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले डिस्कशन करेंगे प्राचीन भारत की समझ के बारे में, कि आखिरकार हमारा जो देश है, इस देश की पहचान क्या है, इसका नामकरण का विकास कैसे हुआ, कैसे इसके अलग अलग नाम पड़े, कैसे भारतवर्ष आया, कैसे हिंदुस्तान आया, कैसे इसे इंडे कहा गया, कैसे इसे इंडिया कहा गया। फिर इसका भौगोलिक विभाजन देखेंगे हम लोग, कि जो सेंट्रल इंडिया है वहां पे आपको विंध्य पर्वत श्रृंखला मिलेगी। यह उत्तर भारत और दक्षिण भारत में पूरे भारत को डिवाइड करती है। फिर आखिरकार कौन कौन से नस्ल हैं जिनसे मिलकर भारत की जनसंख्या का निर्माण हुआ है। फिर हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे कि कैसे इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, किस इतिहासकार ने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। फिर इतिहास के स्रोत कौन कौन से होंगे, जैसे हमारा फोकस रहेगा मेनली प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में आज के वीडियो में। तो उस इतिहास के स्रोत कौन कौन से होंगे, जैसे धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। फिर उसमें हम लोग आज डिस्कशन करेंगे वेद के बारे में, कि 4 वेद कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और जो काल का विभाजन था वो मैंने आपको पहले ही बताया। फिर लास्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे समय गणना के बारे में, जैसे कि एडी वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, बीसी वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, तो आखिरकार इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं जो लूसेंट की जो सबसे पहली लाइन है, कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। यानी ये इंडिया का मैप है। तो ये जो उत्तर वाला रीजन है, जो नॉर्थ वाला रीजन है, ये पूरा हिमालयन पर्वत है, ये बात आपको पता ही है। और ये जो दक्षिण वाला पोर्शन है, ये पूरा समुद्र से घिरा हुआ है। ये पूरब में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में आपको अरब सागर मिलेगा और दक्षिण में आपको हिंद महासागर मिलेगा। तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। तो यहाँ पे आपको की टर्म मिलेगा हिमालय, यानी कि हिमालयन रेंजेस, यानी कि हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो ये जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, जो इसमें जो वर्ड आता है हिमालय, यह 2 वर्डों से मिलकर बना हुआ है। पहला तो आपको मिलेगा हिम और दूसरा आपको मिलेगा आलय। क्लियर। तो हिम का मतलब होता है बर्फ और आलय का मतलब होता है घर, जिसका अर्थ है बर्फ का घर। यह जो हिमालय है, यह भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु को निर्धारित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब उपमहाद्वीप का क्या मतलब हुआ। महाद्वीप तो आप जानते हैं कॉन्टिनेंट, और उपमहाद्वीप को बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग सब कॉन्टिनेंट, यानी कि यह महाद्वीप का ही भाग है। लेकिन इसके पास जो विशेषता है वो एक महाद्वीप की विशेषता होती है। यह अपने में एक अलग तरीके का महाद्वीप ही होता है, लेकिन फिर भी यह एक बड़े महाद्वीप का पोर्शन होता है। इस कारण से इसको उपमहाद्वीप कहते हैं। इसकी विशिष्ट जलवायु होती है, इसका विशिष्ट सांस्कृतिक जो विशेषताएं होती है, जो कल्चर होता है, इसका एक अपना अलग कल्चर होता है, इसकी अपनी अलग जलवायु होती है, इसका अपना अलग पॉपुलेशन होता है। तो इस कारण से इसको हम लोग सब कॉन्टिनेंट यानी कि उपमहाद्वीप बोलते हैं। और ये जो भारत है, इसको हम लोग एक सब कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। क्लियर। तो जो हमारा हिमालय है, यह भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु को निर्धारित करता है। यह हमारी शीत पवनों से सुरक्षा करता है, यानी कि यह पर्वत जो है हिमालयन रेंजेस, यह एक विशाल अवरोधक का कार्य करता है। यह साइबेरिया और मध्य एशिया से आने वाली अत्यंत ठंडी हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकता है। इस कारण से उत्तर भारत की जो तापमान है, वह एशिया के अन्य देशों की तुलना में गर्म और रहने योग्य होता है। फिर यह जो हिमालय है, यह दक्षिण पश्चिम मानसून की जो मानसूनी हवाएं हैं, उनको रोककर उत्तरी मैदान में भारी वर्षा कराने के लिए बाध्य करता है। यदि हिमालय नहीं होता तो भारत का एक बड़ा हिस्सा कोल्ड ड्राई डेजर्ट, दैट इज
शीत शुष्क रेगिस्तान जैसा हो सकता था, और हो सकता था ये भी कि हमारे यहाँ कृषि इस वाले एरिया में संभव ही नहीं होती। फिर जो हिमालय की जो चोटियां हैं, हिमालय में काफी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, यहाँ पे बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, इससे काफी सारी नदियां बहती हैं, जैसे कि गंगा नदी हो गई, सिंधु नदी हो गई, फिर ब्रह्मपुत्र जैसे विशाल नदियां जो है, ये सब हिमालय से ही निकलती हैं। और ये नदियां अपने साथ भारी मात्रा में जलोढ़ मिट्टी लेकर आती हैं, जिसे जमा करके इन्होंने उत्तर भारत के विशाल और दुनिया के सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक उत्तरी मैदान का निर्माण किया है। और यह मैदान जो है, यह भारत के कृषि और खाद्य सुरक्षा का आधार है। तो आपको इस बात से अंदाजा हो गया होगा कि हिमालय कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। फिर यहाँ पे विभिन्न विभिन्न प्रकार के खनिज भी पाए जाते हैं, और हिमालय की विशेषता ने या फिर हिमालय की विशालता ने भारतीय कला, साहित्य और दर्शन को गहराई से प्रभावित किया है। तो संक्षेप में अगर बोलें तो उत्तर में हिमालय भारतवर्ष के लिए केवल एक भौगोलिक विशेषता नहीं है, बल्कि यह वह धुरी है जिस पर भारत की जलवायु, कृषि, नदियां, सुरक्षा और संस्कृति टिकी हुई है। तो पहला लाइन था कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला, यानी उत्तर में हिमालय वाला कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आ गया होगा। अब दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप, अब इसका क्या मतलब हुआ? तो भारतीय उपमहाद्वीप का जो दक्षिणी भाग है, यह एक विशाल प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप का मतलब हो गया कि जो तीन तरफ से जल से घिरा। तो ये वाला पोर्शन देखिए, यह तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, तो यह तीन ओर से समुद्र से घिरा है। पूरब में जैसे मैंने बताया कि आपको बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल। फिर आपको दक्षिण में इंडियन ओशन मिल जाएगा, हिंद महासागर। फिर आपको पश्चिम में अरब सागर मिल जाएगा, दैट इज अरेबियन सी। क्लियर। तो समुद्र की इस उपस्थिति ने भारत के इतिहास, अर्थव्यवस्था और संस्कृति को अलग अलग तरीकों से प्रभावित किया। जो पुराने समय में जो समुद्री व्यापार होते थे, तो प्राचीन काल से ही भारत को दुनिया के साथ जोड़ने का इन्होंने काम किया है। पश्चिम के साथ, पूर्व के साथ इन्होंने एक कनेक्शन एस्टैब्लिश किया है। ठीक है। जैसे अरब सागर की वाला जो ये पोर्शन है, यहाँ से भारत का व्यापार मेसोपोटामिया, रोम, मिस्र दैट इज इजिप्ट और अरब देशों के साथ होता था। और ये जो बंगाल की खाड़ी है, इसके रास्ते व्यापार जो था दक्षिण पूर्व एशिया के देशों जैसे इंडोनेशिया आप देखेंगे, मलेशिया देखेंगे, कंबोडिया देखेंगे, तो यहां तक यह फैला हुआ था। और साथ ही साथ समुद्र जो है ये हमारा पूरा, यहाँ पे समुद्री संसाधन भी बहुत सारे मिलते हैं, जैसे फिशिंग वाला पोर्शन हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, प्राकृतिक गैस हो जाएगा, जो मरीन मिनरल्स होते हैं यानी कि समुद्री खनिज, तो ये काफी महत्वपूर्ण संसाधन प्रदान करता है। तो आपको ये चीज लाइन बिल्कुल अब क्लियर हो गई होगी कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष यानी भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय यानी भरत की संतान कहा गया। यानी उत्तर में हिमालय, दक्षिण में समुद्र, और ये जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं भारतवर्ष। और भारतवर्ष का क्या मतलब हुआ? भरतों का देश। और फिर इस एरिया में जो लोग रह रहे हैं, जो लोग रहते थे, उनको हम लोग बोलते हैं भारतीय यानी भरत की संतान। ठीक है। और जो भरत है ना, ये प्राचीन टाइम में एक कबीला होता था, यानी एक सोसाइटी आप मान लो, तो उस कबीले का नाम था भरत, और इसी नाम पे पढ़ा है आपको भारतवर्ष। लेकिन फिर इसमें बहुत सारी पौराणिक कथाएं भी हैं, जैसे यह जो उपमहाद्वीप है यह भारतवर्ष के नाम से क्यों जाना गया, तो इसके पीछे मुख्य रूप से पौराणिक कथाएं, प्राचीन साहित्य और ऐतिहासिक संदर्भ है। तो अब हम लोग मेन एंट्री करते हैं अपने कि भारत के नामों का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ। क्लियर। तो जैसा मैंने आपको बताया कि प्राचीन काल में इसे भारतवर्ष कहते थे, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष यानी भरतों का देश कहा गया। ठीक है। तो भारतवर्ष नाम का सबसे प्रचलित और जो सुदृढ़ आधार है वह हिंदू और जैन धर्म के प्राचीन ग्रंथों, विशेषकर पुराणों में मिलता है, यानी जैन धर्म में भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फोकस करते हैं यहाँ पे कि अधिकांश हिंदू पुराणों में उल्लेख है कि ये जो भूभाग है इसका नाम चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर भारतवर्ष पड़ा। जो सम्राट भरत थे ये महाराजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। पुराणों के अनुसार भरत इतने शक्तिशाली और धार्मिक शासक थे कि उन्होंने संपूर्ण प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप पर विजय प्राप्त की और धर्म पूर्वक शासन किया।
फिर विष्णु पुराण और वायु पुराण जैसे ग्रंथों में यह बात स्पष्ट कहा गया है, ततो ही भारतम वर्षा भरतात नाम विश्रुतम। इसका मतलब यह हुआ कि भरत के कारण ही यह वर्ष यानी कि देश भारत नाम से विख्यात हुआ। क्लियर। अब देखो भारत जो वर्ड है यह दो वर्डों से मिलकर बना है, भा और रत। भा का मतलब होता है प्रकाश या ज्ञान और रत का मतलब होता है लीन या समर्पित। यानी कि अगर इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखें तो भारत वह भूमि है जो ज्ञान और प्रकाश में समर्पित है। तो भारत का मतलब क्या हुआ कि वह भूमि जो ज्ञान और प्रकाश में समर्पित है। क्लियर। फिर तो भारतवर्ष का मतलब आपको समझ आ गया। फिर इसे प्राचीन समय में जम्बू द्वीप भी कहा जाता था। जम्बू का मतलब होता है जामुन और जम्बू द्वीप यानी कि जामुन के वृक्षों का द्वीप। तो एक नाम मिला आपको भारतवर्ष, दूसरा मिला जम्बू द्वीप। तो जम्बू द्वीप का क्या मतलब होता है? जामुन के वृक्षों का द्वीप। ठीक है। तो हमारे देश को भारतवर्ष जम्बू द्वीप कहते थे। साथ ही साथ एक और नाम आपको मिलेगा आर्यावर्त। आर्यावर्त का मतलब हो गया आर्यों की भूमि। इसको हम लोग डिटेल में अभी डिस्कशन करेंगे थोड़ी देर बाद। क्लियर। तो अब देखो, अब ये तो प्राचीन काल में हमारे यहाँ का नामकरण हो गया। अब बाह्य नामकरण यहाँ पे आता है। बाह्य नामकरण का मतलब क्या हुआ? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि समुद्री रास्तों से या फिर समुद्र के माध्यम से या फिर स्थल मार्ग से ही पश्चिम के देशों के साथ, पूर्व के देशों के साथ व्यापार होता था। तो उस समय हमारा व्यापार ईरान के साथ होता था, जिसे फारस कहते थे। ठीक है। तो प्राचीन जो ईरानी थे, भारत में एक नदी है सिंधु नदी। ठीक है। तो प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे और प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक के कारण या फिर उनका जो प्रोनाउंसिएशन था, जो उच्चारण करने का तरीका था, तो जब वो सिंधु बोलते थे तो ऐसा लगता था कि वो हिंदू बोल रहे हैं। क्लियर। तो इसी नाम पर, इसी नदी के नाम पर यह जो नाम था सिंधु, यह पूरे सिंधु का प्रोनाउंसिएशन हुआ हिंदू। ये ईरानियों का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण है। तो ये पूरे पश्चिम में इसे जाना जाने लगा। क्लियर। तो एक नदी के नाम से जोड़कर, सिंधु नदी के नाम से जोड़कर उच्चारण के कारण वो नाम अपीयर हुआ हिंदू। तो ये पूरे पश्चिम में जाना जाने लगा। क्लियर। फिर जो अरब वासी थे, एक तो ईरान के लोग इसे क्या बोलते थे? हिंदू। फिर जो अरब के लोग थे वो इसे हिंद कहकर संबोधित करते थे हमारे देश को। ठीक है। फिर आए यूनानी। यूनानियों ने इसे इंदे कहा। क्लियर। इस बात को ध्यान रखना, यूनानियों ने इसे इंदे कहा और इसी इंदे के बेसिस पर बाद में अंग्रेजों ने इसे इंडिया कहना स्टार्ट कर दिया। जैसे आज का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे आप तो उसमें लिखा है इंडिया, दैट इज भारत। यानी इंडिया का भी ओरिजिन आपको पता चला और भारत का भी ओरिजिन आपको पता चला। तो इंडिया वर्ड कहां से आया है? जो यूनानी थे, यूनानियों ने ये वर्ड दिया इंडे और इसी इंडे को मॉडिफाई किया अंग्रेजों ने। अंग्रेज कब आए थे हमारे यहाँ? 1608 में। 1600 में कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था और आए थे वो 1608 में। तो इसी यूनानियों का जो वर्ड था इंदे, अंग्रेजों ने मॉडिफाई करके इसको इंडिया बोलना स्टार्ट कर दिया। फिर जो पर्शियन वर्ड था, जो फारसी वर्ड था, जो ईरानी वगैरह थे, मध्यकाल में उनके द्वारा जो वर्ड दिया गया था हिंदू, यहाँ पे मध्यकाल में इसको हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यानी जो मिडाइवल पीरियड है, मध्यकालीन भारत है या फिर मध्यकालीन जो विश्व है, उस समय इसको हिंदुस्तान कहा जाने लगा। स्थान का मतलब होता है रहने की जगह और हिंदुस्तान यानी हिंदुओं के रहने की जगह। तो वैसे एक बात को आप ध्यान रखना कि ये धर्म से रिलेटेड नहीं है, किसी रेस से रिलेटेड नहीं है, बल्कि सिंधु नदी के नाम पे इसको हिंदू बोला गया। ठीक है। वो उनका उच्चारण करने का तरीका था कि सिंधु के जब वो उच्चारण करते थे तो ऐसा लगता था कि वो हिंदू बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से नाम आया हिंदुस्तान और वर्तमान में मॉडर्न टाइम में इसको बोला गया इंडिया। और अभी कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में हमारे बोलते हैं इंडिया दैट इज भारत, आर्टिकल नंबर 1। जब हम लोग पॉलिटी पे डिस्कशन करेंगे लूसेंट का, तब हम लोग चर्चा करेंगे इस पे। क्लियर। तो आपको ये लाइन पूरा क्लियर हो गया होगा जैसे लूसेंट में लिखा हुआ है कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष यानी भारत का देश कहा गया है। फिर प्राचीन काल में जो भारतीय थे वो इसे जम्बू द्वीप कहकर संबोधित करते थे। जम्बू द्वीप का मतलब हो गया जामुन के वृक्षों का द्वीप। फिर जो ईरानी है, ईरानियों ने इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़कर देखना स्टार्ट किया और उन्होंने सिंधु का को बोला हिंदू। फिर उसके बाद जो अरब वासी थे वो इसे हिंद कह के संबोधित करते थे।
जो यूनानी थे वो इसे इंदे कहते थे। मध्यकाल में इसको हिंदुस्तान कहा जाने लगा और फिर जो अंग्रेज आए उन्होंने जो यूनानी वर्ड था इंडे उसी को मॉडिफाई करके इस क्षेत्र को इंडिया कहना स्टार्ट कर दिया। तो ये लाइन आपको पूरा पैराग्राफ जो है वो क्लियर हो गया होगा। क्लियर। फिर उसके बाद आपको ये देखने को मिलेगा कि लिखा हुआ है कि जो सेंट्रल इंडिया है, सेंट्रल इंडिया में एक माउंटेन रेंज है। जैसे यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में कौन सा है, हिमालय है, तो वैसे ही सेंट्रल इंडिया में विंध्य पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पे जो माउंटेन है उसको बोलते हैं विंध्य पर्वत श्रृंखला। तो जो विंध्य की जो पर्वत श्रृंखला है यह देश को उत्तर यानी कि नॉर्थ और दक्षिण यानी कि साउथ में डिवाइड करती है। ठीक है। और जो उत्तर भारत है यहाँ पर इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है और दक्षिण में तो द्रविड़ परिवार की भाषाओं बोलने वालों का बहुमत है। यानी कि विंध्य के इस भौगोलिक अलगाव ने दो प्रमुख भारतीय भाषा परिवारों के विकास को बढ़ावा दिया, जिससे भाषाई रूप से दो स्पष्ट क्षेत्र बन गए। जैसे कि उत्तर भारत, यहाँ पे आपको मिलेगा इंडो यूरोपियन भाषा परिवार। ठीक है। तो यह वह क्षेत्र है जो विंध्य के उत्तर में अवस्थित है। जैसे देखो यहाँ पे माउंटेन रेंज हो गया आपको, तो ये जो नॉर्थ वाला पोर्शन है यह विंध्य के उत्तर में अवस्थित है और यहाँ की अधिकांश भाषाएं एक परिवार से संबंधित है जिसे बोलते हैं इंडो यूरोपियन भाषा परिवार। ठीक है। ये जो भाषाएं हैं यह प्राचीन संस्कृत जो वैदिक काल से ही चली आ रही है उनसे विकसित हुई है। संस्कृत से ही प्राकृत और अपभ्रंश जैसी मध्यकालीन भाषाओं के माध्यम से आधुनिक भाषाएं बनी है। इसकी प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो हिंदी, फिर हिंदी की भी उपभाषा है जैसे अवधी हो गया या ब्रज हो गया, फिर आपको बंगाली मिलेगा, पंजाबी मिलेगा, मराठी मिलेगा, गुजराती मिलेगा, असमिया मिलेगा, उड़िया मिलेगा। तो ये सब इंडो यूरोपियन परिवार की भाषाओं में आ जाएंगे। फिर जो विंध्य पर्वत है उसके दक्षिण में बोली जाती है द्रविड़ भाषा परिवार। तो यह वह क्षेत्र है जो प्रायद्वीपीय भारत में विंध्य के दक्षिण में स्थित है और यहाँ पे द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। द्रविड़ भाषा परिवार का अपना एक स्वतंत्र और प्राचीन इतिहास है जो इंडो यूरोपियन भाषाओं से पूरी तरह अलग है। इंडो यूरोपियन भाषाएं कहाँ बोली जाती हैं, तो विंध्य पर्वत के नॉर्थ में, उत्तर में। फिर और जो द्रविड़ परिवार की भाषाएं वो कहाँ बोली जाती हैं, तो विंध्य पर्वत के दक्षिण में, दैट इज साउथ में। ठीक है। इन भाषाओं का साहित्य भी अत्यंत प्राचीन और समृद्ध है। जैसे आपको तमिल साहित्य मिलेगा और इसकी प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी है, तो तमिल हो जाएगा, तेलुगु हो जाएगा, कन्नड़ हो जाएगा, मलयालम हो जाएगा। क्लियर। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। ठीक है। फिर आपको अब देखो भारत के नाम का ऐतिहासिक विकास आपको समझ आ गया होगा। अब ये जो हमारा देश है, इस देश में जो जनसंख्या रहती है, इस जनसंख्या का नस्ल क्या है, हमारे यहाँ किस नस्ल के लोग रहते हैं। तो भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्ल के लोगों से हुआ है उनका भी कैटेगराइजेशन है। जैसे आपको मिलेगा निग्रोइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, कॉकेसाइड और मंगोलाइड। ठीक है। तो अब हम लोग इन पे डिस्कशन करते हैं। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड का क्या मतलब हुआ, यानी कि हमारे यहाँ कितने नस्ल के लोग हैं, कि प्रमुख नस्ल कौन कौन सी है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलाइड। ठीक है। तो प्रोटे ऑस्ट्रेलॉइड सुन के दिमाग में कुछ भी इमेजिनेशन नहीं बन पा रहा होगा क्योंकि इसका मतलब क्या है ये हमें पता ही नहीं है। ठीक है। तो अब देखो माना जाता है कि ये जो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड थे ये भारत में आने वाले शुरुआती समूहों में से एक थे, प्रारंभिक निवासी। अब इनका शरीर कैसा होता था, तो इनका जो शारीरिक लक्षण है वो अक्सर इनके जो बाल होते थे वो घुंघराले होते थे, इनकी जो त्वचा होती थी वो गहरे रंग की होती थी, इनकी जो नाक होती थी वो चौड़ी होती थी। आज भी भारत के कई आदिवासी जनजातीय समुदायों में इन लक्षणों का बहुतायत पाया जाता है, विशेष रूप से मध्य और दक्षिण भारत में। ठीक है। फिर आपको मिलेगा पैलियो मेडिटेरेनियन, यानी कि प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड क्लियर हुआ। अब पैलियो मेडिटेरेनियन का क्या मतलब हुआ, तो ये समूह ऐतिहासिक रूप से भूमध्य सागरीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ माना जाता है। भूमध्य सागर जो रीजन है वहां से। इनके शारीरिक लक्षणों में अक्सर जो इनका जो हाइट होता था वो मीडियम होता था, इनका जो सर होता था ना वो लंबा होता था और इनमें हल्के से मध्यम रंग की त्वचा शामिल होती थी। और ये बात माना जाता है कि इन समूहों ने ही
भारत की प्राचीन सभ्यताओं जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्लियर। फिर आपको मिलेगा कॉकेसाइट। अब कॉकेसाइट क्या है? तो यह जो नस्लीय समूह है उत्तर भारत की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इनके लक्षण अक्सर हल्के रंग की त्वचा, पतली नाक, सीधे या लहरदार बाल होते हैं। कॉकेसाइट जो है ना, यह एक व्यापक वर्गीकरण है, ब्रॉड क्लासिफिकेशन, और भारत के संदर्भ में यह अक्सर उन समूहों को संदर्भित करता है जो बाद में उत्तर पश्चिम मार्गों से भारत आए थे। क्लियर। फिर आपको मिलेगा निग्रोइड। हालांकि मुख्य भूमि भारतीय जनसंख्या में यह जो समूह है यह बहुत ही कम पाया जाता है, लेकिन कुछ जो द्वीप जैसे है ना, जैसे आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिल जाएगा, वहां के जो कुछ जनजातीय समूह है वहां पे निग्रोइड आपको देखने को मिल जाएंगे। इनके लक्षण में अक्सर छोटे और बहुत ज्यादा घुंघराले बाल और एकदम गहरी त्वचा शामिल होती है। यह भारत में सबसे प्राचीन मानव उपस्थिति का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। ठीक है। फिर आपको मंगोलाइड देखने को मिलेगा। अब मंगोलाइड का क्या मतलब हुआ? तो यह समूह जो है यह मुख्य रूप से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और फिर हिमालयी क्षेत्रों में जैसे लद्दाख, सिक्किम की आबादी में पाया जाता है। इनके लक्षणों में अक्सर पीलापन लिए हुए त्वचा का रंग, आंखों का इस विशिष्ट बनावट, ठीक है, जिसे एपिथेलिक फोल्ड बोलते हैं, और फिर कम शरीर के बाल शामिल होते हैं। क्लियर। तो भारत में कितने नस्ल के लोग मुख्यतः रहते हैं? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पेरियो मेडिटेरेनियन, कॉकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलाइड। अब इनका क्या क्या मतलब होता है आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है। अब देखो, तो अब हम लोग, हमारा फोकस है इतिहास पे बारे में। ठीक है। तो जो इतिहास है हमारा भारतीय इतिहास, इसको अध्ययन की सुविधा के लिए 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री एंड द लास्ट वन इज मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री मतलब होगा प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। अब ये जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन तो सबको पता है कि हाँ ये क्लासिफिकेशन है, लेकिन इस क्लासिफिकेशन को किया किसने था? तो इस क्लासिफिकेशन का जो श्रेय जाता है वो एक जर्मन इतिहासकार थे जिनका नाम था क्रिस्टोफ सेलियरस। इस नाम को याद रखना, सी क्रिस्टोफ सेलियरस। तो इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड करने का श्रेय, पूरे इतिहास को, केवल भारत के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, पूरे इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड करने का श्रेय किसको जाता है? तो क्रिस्टोफ सेलियरस को। क्लियर। तो चूंकि 3 पार्ट हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री एंड द लास्ट वन इज मॉडर्न हिस्ट्री, सो वी आर डिस्कसिंग नाउ, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एंशिएंट हिस्ट्री। तो प्राचीन भारत, ठीक है, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री। तो प्राचीन भारत, अब चूंकि हम लोग तो अभी जी रहे हैं 2025 में। क्लियर। अब अभी से 2000 साल पहले, 3000 साल पहले, 5000 साल पहले क्या हुआ था, हमें ये बात कैसे पता? क्योंकि मनुष्य का जो जीवन होता है वो लगभग जो स्पैन होता है, लाइफ स्पैन, वो ऑलमोस्ट 70 ईयर्स 60 ईयर्स का होता है। तो जब 70 साल की उम्र तक ही इंसान जिंदा रहता है, तो 5000 साल पहले, 6000 साल पहले जो चीज हुई है उस चीज के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलेगी? तो उसी को बोलते हैं सोर्सेस, यानी कि स्रोत। तो अब ये स्रोत कैसे कैसे हैं? तो आपको मिलेगा यहाँ पे स्रोत, देखो। तो अब जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, इसके विषय में जानकारी हमें मुख्यतः कुछ 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों का विवरण, यानी विदेश से जो लोग आए थे, फिर पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, यानी खुदाई करने पे जो सोर्सेस हमें मिलते हैं, जो उपकरण मिलते हैं, उनसे हम लोग एक हिस्ट्री को डेवलप करते हैं, एक कहानी को डेवलप करते हैं, तो उसको बोलते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी के लिए मुख्यतः कितने स्रोत हैं? तो 4। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ। धर्म ग्रंथ में आपको मिलेगा वेद मिलेगा, पुराण मिलेगा, उपनिषद मिलेगा, आरण्यक मिलेगा, ब्राह्मण मिलेगा। ऐतिहासिक ग्रंथ में आपको बहुत सारी किताबें मिलेंगी, राजतरंगिनी, ठीक है। फिर विदेशियों का विवरण आएगा, जैसे मेगास्थनीज हो गया, ह्वेनसांग हो गया, फाहियान हो गया। फिर पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, अभिलेख हो गया, सिक्के हो गए। ठीक है। तो आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में हमें जानकारी मिलती है वो मुख्यतः 4 स्रोतों से मिलती है। ठीक है। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों का विवरण एवं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो हमारा जो पहला फोकस होगा आज का, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें हमारा मेन फोकस रहेगा धर्म ग्रंथ। ठीक है।
तो भारत का जो सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है वो वेद है। ठीक है, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद है। और इसके संकलनकर्ता किसको माना जाता है? तो इसके संकलनकर्ता माना जाता है आपको महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को। ठीक है, वेद के संकलनकर्ता कौन है? तो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। ठीक है, वेद जो है, वेद का एक दर्शन है। दर्शन मतलब फिलॉसफी। फिलॉसफी क्या है कि वेद जो है यह वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देता है। ठीक है, अब वेद वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देता है। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ होता है कि जो हमारी पूरी पृथ्वी है ना, ये हमारी पूरी पृथ्वी एक फैमिली है, एक परिवार है। ठीक है, और लेकिन एक बात आप जानो कि ये बात सीधा वेद से नहीं लिया गया है वसुधैव कुटुंबकम का, बल्कि यह एक महा उपनिषद है। ठीक है, जो वेदों के ज्ञान का सार है उससे इस बात को लिया गया है वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, यह एक श्लोक है। तो वेद जो है यह यूनिवर्सल ब्रदरहुड यानी सार्वभौमिक भाईचारा, शांति एंड को एग्जिस्टेंस दैट इज सह अस्तित्व के विचार को बढ़ावा देता है। ठीक है, क्लियर? फिर उसके बाद आप देखो तो इनकी जो प्रकृति है वो अपरुषेय एवं नित्य है। अपरुषेय का मतलब हो गया कि मनुष्य के द्वारा रचित नहीं है, और नित्य का मतलब हो गया शाश्वत है ये। ठीक है, और इन वेदों को हम लोग संहिताएं भी बोलते हैं। वेद कितने हैं? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी कि जो प्राचीन हमारा भारतीय इतिहास है उसके बारे में जानकारी हमें मुख्यतः 4 स्रोतों से मिलती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों का विवरण एवं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ठीक है, तो उसमें अभी हम लोग का डिस्कशन चल रहा है धर्म ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। तो सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद है। वेद के संकलनकर्ता कौन सा है? तो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। वेद क्या फिलॉसफी देता है? वसुधैव कुटुंबकम का, समस्त विश्व एक परिवार है। वेद की प्रकृति क्या है? तो अपरुषेय है और नित्य है। नित्य का मतलब हो गया शाश्वत, अपरुषेय का मतलब हो गया मनुष्य के द्वारा रचित नहीं। और इन वेदों को संहिता भी बोलते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो अब एक एक करके इन वेदों पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं ऋग्वेद के बारे में। ठीक है, अब देखो ऋचाओं की मूल संरचना पर चर्चा करते हैं। परिभाषा क्या मिल जाएगी इसकी कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। यह ऋग्वेद की सबसे सटीक परिभाषा है। ये जो ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद का शाब्दिक जो शब्द है इसका अर्थ होता है स्तुति ज्ञान। यह विश्व के सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में से एक माना जाता है, और यह इंडो आर्यन साहित्य का सबसे पुराना उदाहरण है। ठीक है, अब देखो ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। ऋचा का मतलब होता है मंत्र। ठीक है, तो इसमें कितने मंडल है ऋग्वेद में? तो 10 मंडल। मंडल का मतलब आप समझो पुस्तक या फिर अध्याय। ठीक है, और ये विभिन्न कालखंडों में अलग अलग ऋषियों के द्वारा रचित हुए। ठीक है, जैसे आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में। ठीक है, यानी कि ये जो मंडल है, ये जो अध्याय है, ये अलग अलग टाइम पीरियड पर अलग अलग ऋषियों के द्वारा रचित किए गए हैं। ठीक है, इसमें 1028 सूक्त हैं। सूक्त का मतलब हो गया भजन। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए प्रार्थना गीत है। ठीक है, फिर कितने ऋचाएं हैं? तो 10,462 ऋचाएं। ऋचा का मतलब हो गया वर्सेस या फिर छंद। ठीक है, या फिर मंत्र। ठीक है, तो ये जो है ये सूक्तों के भीतर के छोटे छोटे छंद या मंत्र होते हैं। ठीक है, अब देखो यानी कि 10 मंडल है ऋग्वेद में। कितने मंडल है? 10 मंडल। मंडल का मतलब हो गया चैप्टर, अध्याय। फिर इसमें 1028 सूक्त हैं। सूक्त का मतलब हो गया भजन। फिर इसमें 10,462 ऋचाएं हैं, यानी कि सूक्त के भीतर के छोटे छोटे मंत्र हैं। ये जो 1028 सूक्त हैं इसके भीतर के ये छोटे छोटे मंत्र हैं। क्लियर? तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएं। मंडल का मतलब हो गया चैप्टर, सूक्त का मतलब हो गया भजन, और भजन के अंदर के छोटे छोटे मंत्र हो गए आपको ऋचाएं। ऋचा मतलब हो गया श्लोक। ठीक है, अब इनका जो पाठ करता है, उसको हम लोग बोलते हैं होत्री। ठीक है, तो ऋग्वेद का जो पाठ करता है
जो इन ऋचाओं को पढ़ता है, जो श्लोकों को पढ़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो होत्री। क्लियर? अब देखो, अब ये जो आर्य हैं, जैसे जब आप ऋग्वेदिक आर्यंस पढ़ोगे, ठीक है, यानी कि ऋग आर्यंस के बारे में जब आप पढ़ोगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि आर्यों की जो राजनीतिक प्रणाली है, उनका जो इतिहास है, उनके जो देवी देवता है, उनके बारे में जानकारी हमें ऋग्वेद से ही प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस वेद से आर्यों के बारे में पता चलता है। यह जो है, यह ऋग्वेद का ऐतिहासिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण योगदान है कि वो आर्यों के बारे में बताता है। ऋग्वेद के अध्ययन से हमें यह पता चलता है कि जो प्रारंभिक आर्यंस थे वो सप्त सैंधव यानी 7 नदियों के क्षेत्र में निवास करते थे। ठीक है, और ये जो आर्यंस थे यह एक जन नामक कबीलों में संगठित थे और उनका जो मुखिया होता था उसको राजन कहते थे। उनका समाज मुख्य रूप से पितृसत्तात्मक था यानी पुरुष प्रधान था और उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था। ठीक है, फिर वो प्रकृति की शक्तियों जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण, इनकी पूजा करते थे। यज्ञ और अनुष्ठान उनके धार्मिक जीवन का केंद्रीय हिस्सा होता था। ठीक है, अब देखो, आपको एक चीज यहाँ पे मिलेगा कि ऋग्वेद में जो मुख्य देवता उल्लिखित हैं वो है इंद्र और अग्नि। इंद्र के लिए 250 ऋचाएं और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ठीक है, फिर इसमें कुछ प्रसिद्ध मंत्र वगैरह भी है। जैसे मैंने आपको बताया कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना आप कि ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है इसकी रचना विश्वामित्र द्वारा करी गई है। इसके तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो गायत्री मंत्र क्यों, कौन से मंडल में? तीसरे मंडल में। तीसरे मंडल की रचना किसने की है? तो विश्वामित्र। ठीक है, फिर एक और चीज आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि जो ऋग्वेद का दूसरा से 7वां मंडल है यह सबसे प्राचीन भाग है। इस बात को आप ध्यान रखो। ऋग्वेद में कितने मंडल? 10 मंडल। मंडल का मतलब चैप्टर समझो, सिंपल। तो जो दूसरे मंडल से लेकर 7वां मंडल है यह सबसे प्राचीन भाग है। इन्हें वंश मंडल कहा जाता है क्योंकि इनकी रचना विशिष्ट ऋषि परिवारों जैसे विश्वामित्र और वशिष्ठ के द्वारा की गई थी। जो तीसरा मंडल है इसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ठीक है, जो ऋषि विश्वामित्र द्वारा सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ठीक है, फिर इसका जो 9वां मंडल है, 9वां मंडल जो है यह पूरी तरह से सोम देवता जो कि वनस्पति के देवता हैं उनको समर्पित है। और फिर जो एक और पॉइंट आता है कि 8वां मंडल जो है, तो 8वें मंडल की जो हस्तलिखित ऋचाएं हैं उनको खील कहते हैं। और सबसे नया मंडल है 10वां मंडल। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। सबसे पुराना दूसरा से 7वां, सबसे नया तो 10वां मंडल। इसमें प्रसिद्ध पुरुष सूक्त है जिसमें चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति का पहली बार उल्लेख किया गया है। जैसे ये बात बोली जाती है ना कि आदि पुरुष ब्रह्मा के जो मुख था, मुख से जन्म हुआ ब्राह्मण का, भुजा से क्षत्रिय का, जंगा से वैश्य का और शूद्र का चरणों से उत्पत्ति हुआ है। तो ये बात जो बोली जाती है जनरली, तो इसका उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। यानी चतुष्वर्ण समाज की कल्पना, समाज के जो 4 वर्ण थे उनकी कल्पना यहीं से की गई है। पहली बार उल्लेख उनका पुरुष सूक्त से ही मिलता है। ठीक है, तो ओवरऑल ये है कि ऋग्वेद केवल एक धार्मिक पाठ नहीं है बल्कि यह प्राचीन भारत के लोगों, उनके समाज, संस्कृति और धर्म को जानने का सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत भी है। फिर इसमें कुछ और चीजें भी आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि वामन अवतार के 3 पगों की कथा। ठीक है, यानी कि अवतार कथा का जो स्रोत है। जैसे कि ऋग्वेद में आपको एक चीज मिलेगा कि विष्णु देवता को त्रिविक्रम कहा गया है। त्रिविक्रम का अर्थ होता है 3 पगों के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड को नापने वाला। अब 3 पगों का अर्थ क्या है? तो ऋग्वेद में विष्णु के 3 पग, पग का मतलब होता है चरण, उसके बारे में उल्लेख है जिनसे उन्होंने स्वर्ग, पृथ्वी और वायुमंडल को मापा। तो जो पहला पग था इनका, पहले पग में इन्होंने मापा पृथ्वी को, जगत को। जो दूसरा पग था, दूसरे पग में मापा इन्होंने अंतरिक्ष को, दैट इज वायुमंडल। और फिर जो तीसरा पग था
स्वर्ग या परलोक, यानी वह क्षेत्र जहां मनुष्य की पहुंच नहीं है। तो उन तीनों एरियाज को इन्होंने 3 पग में ही माप लिया। पुराणों में यह कथा कही जाती है कि पुराणों में इसी अवधारणा को वामनावतार की कथा का रूप दिया गया। इस कथा के अनुसार वामन वामन विष्णु का जो बौना रूप था उसको बोला जाता है। तो वामन यानी कि विष्णु के रूप ने दानों के जो राजा थे बलि, उनसे 3 पग भूमि मांगी और वो एग्री हुए। और पहले 2 पगों में इन्होंने पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लिया, और जो तीसरा पग था वो दानवों का राजा जो बलि था उसके सिर पर रखकर उसे पाताल भेज दिया। ये बात बताई जाती है जनरली, ठीक है। तो यह दर्शाता है कि विष्णु भगवान की सर्वव्यापकता, जिसे ओमनी प्रेजेंस बोलते हैं, और उनके सर्वोच्च स्थान का विचार जो था यह वैदिक काल से ही मौजूद था, ठीक है। तो ऋग्वेद से संबंधित सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूं इसका, ठीक है। जैसे देखो ऋग्वेद, तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इन ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं, और ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है, ठीक है। ऋग्वेद से किस चीज की जानकारी मिलती है? तो आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, उनके इतिहास और देवताओं की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें मुख्य देवता है इंद्र, अग्नि। इंद्र के लिए 250 ऋचाएं और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र द्वारा की गई है। फिर जो 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, वहां से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। फिर अवतार कथा का भी स्रोत है, वामनावतार के 3 पगों का आख्यान इसमें आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, और 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है, ठीक है। तो ऋग्वेद से संबंधित सारा सिस्टम आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यजुर्वेद की तरफ। देखो यजुर्वेद, ठीक है, जिसका अर्थ है यज्ञ से संबंधित ज्ञान, ठीक है। जैसे एक टर्म आता है यजुस, यजुस का अर्थ होता है यज्ञ या अनुष्ठान। तो यज्ञ से संबंधित ज्ञान, यजुर्वेद का क्या मतलब? सिंपल हुआ कि यज्ञ से संबंधित ज्ञान, ठीक है। तो अर्थ इसका देखो, 100 स्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। उद्देश्य है कि यजुर्वेद का मुख्य उद्देश्य है यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठान को सही तरीके से संपन्न कराना। यानी यज्ञ हो रहा है, कोई अनुष्ठान हो रहा है, तो उसका सही तरीका क्या है, प्रॉपर वे क्या है, तो इन सब की चर्चा की गई है आपको यजुर्वेद में। इसमें वो सभी मंत्र और नियम दिए गए हैं जिनका उच्चारण और पालन यज्ञ करते समय करना आवश्यक होता है, ठीक है। फिर इसके जो पाठ करता है उसको हम लोग अधर्वयु कहते हैं। अधर्वयु का मतलब होता है यज्ञ का संचालक। अधर्वयु वह प्रमुख पुरोहित होता था जो यज्ञ का वास्तविक निष्पादन करता था, उसका एग्जीक्यूशन करता था। यह वेदी का निर्माण करता था। वेदी का मतलब हो गया यज्ञ की जगह। वह बलि या आहुति देने की क्रिया को सुनिश्चित करता था। वह यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ करता था जो यज्ञ के दौरान किए गई क्रिया को सही दिशा देते थे, ठीक है, क्लियर। और यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में स्थित है, दोनों में इसको लिखा गया है, ठीक है। तो यजुर्वेद में ये यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है, यानी इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। तो अगर सवाल आपसे पूछेगा कि बलि के समय अनुपालन के नियमों का संकलन किसमें है, यानी जब बलि दी जाती है तो उस समय कौन कौन से मंत्र होंगे, कौन कौन से नियम होंगे, तो वो आपको मिलेगा यजुर्वेद में, ठीक है, क्लियर। अब देखो, यानी कि अब मैंने एक और चीज आपको बताई कि यह गद और पद दोनों में है। तो यह एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है। यह यजुर्वेद की सबसे अनूठी और विशिष्ट विशेषता है, ठीक है, सबसे अनूठी और विशिष्ट विशेषता है ये। यजुर्वेद का जो पद वाला भाग है वो मंत्र होता है जिनका उच्चारण 100 स्वर किया जाता है, ठीक है, जैसे कि गायन की शैली में। फिर आपको गद मिलेगा। गद यानी कि गद भाग का मतलब हो गया कि व्याख्या करता है, वो उसकी प्रकृति का व्याख्या करता है। यह वह हिस्सा है जहां पे यज्ञ की प्रक्रिया, नियम और तर्क को समझाया गया है। तो गद और पद का मतलब आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। पद का मतलब हो गया कि मंत्र है वो, ठीक है,
और गद का मतलब हो गया उनको एक्सप्लेन किया गया, उनका व्याख्या किया गया, उनको डिटेल किया गया। ठीक है, क्लियर। अब देखो तो ओवरऑल बोले तो यजुर्वेद जो है यह भारतीय धार्मिक जीवन का मैनुअल ऑफ रिचुअल्स है, जो अधर्वायु पुरोहितों को यज्ञों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए आवश्यक मंत्र, नियम और विधियां प्रदान करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें वही मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड की हैं। ठीक है, तो यजुर्वेद के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं सामवेद में। ठीक है, साम का अर्थ होता है गान या गीत। क्लियर, एकदम सिंपल मतलब है। साम का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी मंत्रों का संकलन है। इसका जो पाठ करता है उसको उदात्री कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है, इसको उदात्री कहते हैं। ठीक है, तो उदात्री वह पुरोहित होता था जो यज्ञ के दौरान मंत्रों का गायन करता था। ठीक है, यहाँ पे गायन एक गान के तौर पे रहता था ये। ठीक है, गाने के तौर पे ये था। ठीक है, और यह जो है ऋग्वेद पर आधारित है। तो इस बात को ध्यान रखना कि जो सामवेद है यह ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो मुख्यतः ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है, इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। किसको? सामवेद को। ध्यान रखना, ऋग्वेद को, ये ऋग्वेद पर आधारित है सामवेद, और सामवेद का मतलब हो गया कि इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। एक पॉइंट नोट करने लायक है कि यजुर्वेद और सामवेद में कोई विशिष्ट ऐतिहासिक घटना जो है वो वर्णित नहीं है। ठीक है, और इसे संगीत का जनक पता है क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है उसमें जो 7 स्वर होते हैं, सा रे ग म प ध नी, इसकी उत्पत्ति सामवेद की गायन शैलियों से ही मानी जाती है। ठीक है, क्लियर। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे ऋग्वेद हो गया अपना, ठीक है, ऋग्वेद हो गया, तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। फिर यजुर्वेद हो गया कि स्वस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। फिर सामवेद हो गया, तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, और यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले जो मंत्र होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो सामवेद में वो चीजें मिलेंगी। ठीक है, यानी यजुर्वेद में हो गया कि मंत्र का स्वस्वर पाठ करना, और सामवेद में हो गया कि मंत्रों का गायन करना। ठीक है, अब लास्ट वेद आपको मिलेगा अथर्ववेद। ठीक है, अब अथर्ववेद के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, अथर्ववेद, इसकी रचना की गई है अथर्वा ऋषि के द्वारा। ठीक है, ये नाम से ही आपको स्पष्ट होना चाहिए। तो अथर्ववेद जो है यह चारों वेदों में से सबसे बाद का वेद माना जाता है, लेकिन यह अपनी विशिष्ट विषय वस्तु और लोक जीवन के चित्रण के कारण अद्वितीय है, स्पेशल है। इसे ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखना, इसे ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। तो इसके जो रचयिता है वो मुख्य रूप से अथर्वा ऋषि हैं। ठीक है, इसमें आपको मिलेगा टोटल 731 मंत्र और लगभग 6000 पद। पद का क्या मतलब होता है वो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, पद और गद में अंतर आपको समझ आ गया होगा। रोचक तथ्य ये है, अब देखो ये बात बोला जाता है कि सबसे बाद में लिखा गया, लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ये आ जाता है कि इसके जो कुछ मंत्र है ना वो ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतम है, क्योंकि इनका संकलन किया गया है। ठीक है, अब देखो इसका ऐतिहासिक और सामाजिक महत्व है। कैसे? तो अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि यह सामान्य जन के विचार और अंधविश्वासों का विवरण करता है, जो इसे अन्य वेदों से अलग करता है, जो मुख्यतः यज्ञ और देवताओं पर केंद्रित है। फिर इसमें आपको मिलेगा, इसका जो प्रतिनिधि सूक्त है वो है पृथ्वी सूक्त। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें पृथ्वी, मातृभूमि और उसके महत्व का गुणगान किया गया। ठीक है, जो अथर्ववेद है ये क्या करता है? यह कन्या जन्म की निंदा करता है, यानी लड़कियों का जो जन्म होगा उसकी यह निंदा करता है। ठीक है, तो यह बात से हम लोग ये समझ सकते हैं कि उस समय के समाज में स्त्रियों की स्थिति और सामाजिक मूल्य सही नहीं थे, उनकी स्थिति दबी हुई थी। ठीक है, यह मानव जीवन के सभी पक्षों को छूता है ये। ठीक है, जैसे भौतिक जीवन, जैसे कि गृह निर्माण और कृषि की उन्नति के तरीके, फिर व्यापारिक मार्गों का खोज, रोग निवारण, बहुत से वनस्पति एवं औषधियों का उपयोग, ठीक है, विवाह तथा प्रणय गीतों का विवरण, साप, वशीकरण, प्रायश्चित,
मातृभूमि महात्मा है, इन सब चीज जो मनुष्य के जीवन का जो व्यापक क्षेत्र होता है ना, सब पे ये फोकस करता है। ठीक है, अंधविश्वास पे ये बहुत ज्यादा फोकस करता है। ठीक, अब इससे ऐतिहासिक जानकारी हमें किस किस चीज की मिलती है? तो हमें मिलती है कि यहाँ पे एक चीज देखने को मिलेगी, राजवंश की जानकारी मिलती है इससे, कि इसमें अथर्ववेद में जो परीक्षित थे, परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया। यानी जो कुरु ट्राइब था उसके राजा कौन थे? तो परीक्षित थे। और इसमें कुरु जो देश है, उस जो कुरु एरिया था, उसकी समृद्धि का चित्रण मिलता है कि यह जो एरिया था ये बहुत ही ज्यादा डेवलप या फ्लरिश था, ये एरिया बहुत ही ज्यादा उन्नत था। ठीक है, तो ओवरऑल ये है कि अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि द्वारा की गई थी। यह जादू टोना और अंधविश्वास में बहुत ज्यादा भरोसा रखता है। इस वेद का एक बहुत बड़ा हिस्सा जादू टोने, जैसे बीमारी भगाने के लिए मंत्र, शत्रु पर विजय के लिए मंत्र, इन सब चीजों से भरा पड़ा है। इस कारण इसे अंधविश्वास का संग्रह भी कभी कभी कहा जाता है। अथर्ववेद तत्कालीन राजनीतिक स्थिति की भी जानकारी देता है। ठीक है, जिसमें परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया। यानी कि अथर्ववेद वैदिक ज्ञान के दायरे को केवल बड़े यज्ञों और प्रमुख देवताओं से हटाकर आम आदमी की रोजमर्रा की चिंताओं, इच्छाओं और विश्वासों तक लाता है। यह वैदिक युग के लोगों के भय, आशा, प्रेम और अंधविश्वास को समझने का एक अनमोल स्रोत है। ठीक है, तो आपको सारी चीजें ये क्लियर हो गई। फिर आपको एक और चीज यहाँ पे देखने को मिलेगा, समय गणना के बारे में यहाँ पे बताया गया कि आखिरकार ये बीसी, एडी, इन सब का उत्पत्ति कैसे हो रहा है। ठीक है, तो वर्तमान में जो कैलेंडर हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर या ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर। और इसका जो आधार बिंदु है वह है ईसा मसीह का जन्म वर्ष, जो कि काल्पनिक है। इस बात को ध्यान रखना, यह जो जन्म वर्ष है, इसको कल्पना के नाम पे आधारित किया गया और ये है 0 ईस्वी। ठीक है, क्लियर? अब देखो, अब ईसा मसीह का जन्म माना गया, फिर ये बोला गया कि ईसा मसीह का जन्म मान लो 0 में हुआ है, 0 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, 0 ईस्वी में हुआ है। तो इनके जन्म से पहले और इनके जन्म के बाद, जन्म से पहले जो भी चीज होगा उसको बोलेंगे बीसी, यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। और इसकी जो गणना होती है उल्टी दिशा में होती है। ठीक है, जैसे जनरली मान लो अगर वर्ड आता है यहाँ पे आपको 563 और एक वर्ड आता है 483, तो पहले कौन सा टाइम आएगा? पहले 483 आएगा, फिर 483 के बाद आएगा 563। लेकिन बीसी का मतलब हो गया कि 563 पहले आएगा और 483 बाद में आएगा। इसको जनरली आपको मैं बता रहा हूं। देखो, जैसे मान लो अभी 2025 चल रहा है, तो 2025 जब बीत के बाद आएगा आपको 2026 और 2024 बीत गया। लेकिन अगर इसी को हम लोग बीसी के टर्म में डिनोट करेंगे तो सबसे पहले आएगा, तब आपको उल्टा हो जाएगा, 2026 पहले बीतेगा, फिर 2025 आएगा, फिर 2024 आएगा। यानी बीसी में उल्टा चलते हैं और एडी में जैसे जनरली हम लोग चलते हैं वैसे चलते हैं। ठीक है, तो बीसी का मतलब हो गया ईसा मसीह से पहले के जन्म का समय, ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय, और इसकी जो गिनती होती है उल्टे क्रम में होती है। ठीक है, और महात्मा बुद्ध का जन्म जैसे मान लो 563 बीसी में हुआ है, और जैसे देखो जन्म हुआ है 563 बीसी में और इनकी मृत्यु होती है लगभग 483 बीसी में। तो जनरली 563 बड़ा है, 483 छोटा है, लेकिन बीसी है ये, तो 563 पहले आएगा, 483 बाद में आएगा। ठीक है, फिर आपको मिलेगा एनो डोमिनी, यानी बीसी का क्या मतलब होता है? बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म से पहले का समय। फिर आपको मिलेगा एनो डोमिनी, यानी कि ईसा के जन्म के बाद का समय, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, एनो डोमिनी। ठीक है, अब ये जो एक टर्म आपको मिलेगा ईस्वी, ईस्वी को लैटिन भाषा में हम लोग एडी कहते हैं। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। यह बढ़ते क्रम में होता है। ठीक है, तो बीसी का मतलब क्या हुआ, एडी का मतलब क्या हुआ, ये सारी चीज आपको समझ में आ गई। फिर हमने जो वीडियो में आज टोटल देखा कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष यानी भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय यानी भारत की संतान कहा जाता है।
ठीक है। यहां से लेकर हमने यह डिटेल में डिस्कशन किया कि कैसे कैसे इस एरिया का नामकरण चेंज हुआ, कैसे यह भारतवर्ष से लेकर आज इंडिया तक कहलाता है। फिर मध्य में जो विंध्य की पर्वत श्रृंखला थी, यह कैसे उत्तर भारत में दक्षिण भारत में डिवाइड करती है, कैसे यहाँ के लोग इंडो यूरोपियन भाषा बोलते हैं, कैसे यहाँ के लोग द्रविड़ परिवार की भाषा बोलते हैं। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि कैसे इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और इसके जो सबसे पहला काम किया था वो जर्मन इतिहासकार थे क्रिस्टोफ सेलियरस, ठीक है। फिर प्राचीन भारतीय इतिहास के बाद जानकारी हमने देखा कि धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, इन सारी चीजों से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। फिर आज हमने जो डिस्कशन किया वो था धर्म ग्रंथ से रिलेटेड, ठीक है, धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ। और सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद था, जिसका रचयिता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इस प्रत्येक वेद में क्या क्या है, इन सब चीजों पे हमने डिस्कशन किया। फिर एडी का मतलब क्या है, बीसी का मतलब क्या है, ये सारी चीजें हमने समझी। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।